बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाज़ेब अली आपके साथ। और जिस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आपसे बात करते हैं क्रिकेट की, तो हमारे शो का नाम भी है क्रिकेट की बात। और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स एंकर हैं, इसके साथ साथ आरजे हैं, वीजे हैं और बहुत कुछ करते हैं। यही से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम शाज़ेब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अहमद। और अहमद, आपके तारुफ इतने हैं कि कभी कभार मैं भी करवाते करवाते कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आया मैं इनको वीजे बोलूं, इनको आरजे बोलूं, इनको एंकर बोलूं, क्या कुछ करते हैं, इवन कॉमेडियन मैं बोलूं। इतनी सारी सलाहियतें और खूबियां रखते हैं आप। बस शाज़ेब, आप सब दोस्तों का प्यार है। बस हम तो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से आवाम को एंटरटेन करें। जी हाँ, बिल्कुल। और यकीनी तौर पर आवाम एंटरटेन भी होती है। अहमद, सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में अपने शो में वही मैसेज देना चाहेंगे जो कि आजकल सिचुएशन हुई हुई है पाकिस्तान में, भारत में, दुनिया भर में जो सिचुएशन हुई हुई है, कोविड की सूरत हाल है। और मैं भी इससे तकरीबन गुजरा हूँ अभी रिसेंटली, आप भी पास में इससे गुजर चुके हैं। लेकिन कितना एहतियात ज़रूरी है, स्टार्ट में मैं आपसे ये मैसेज ज़रूर चाहूँगा लोगों के लिए, क्योंकि हम तो कराची में बैठे हुए हैं, यहाँ पर फिर भी सूरत हाल कदरे बेहतर है। लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर के हवाले से मैंने सुना है, या नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से मैंने सुना है, वहां पे सिचुएशन जो है वो ज्यादा वर्स्ट है। जी बिल्कुल शाज़ेब, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। मैं तो हमेशा से जितने भी दोस्त होते हैं, जो भी प्लेटफॉर्मों में जितने भी देखने वाले आवाम होती है, दोस्त होते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, ये एक ऐसी वबा है जिससे हमने एहतियात से लड़ना है, इसका मुकाबला करना है। उसके दो ही तरीके हैं, एक ये कि हम एहतियात करें, जो समाजी फासले हैं उसको हम अपनाएं और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं। इसके साथ साथ दूसरा ये कि वैक्सीनेशन कराएं। अगर आप इस्तात रखते हैं तो प्राइवेटली लगवा लें, अगर आप गवर्नमेंट के उस पर जाना चाहते हैं तो अपनी बारी का इंतजार करें और पहली फुर्सत में वैक्सीन, जब आपका बारी आ जाए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। यही वो तरीके हैं जिससे हम अपने आप को और अपने प्यारों को और अपने दोस्तों को, हम खुद भी महफूज रह सकते हैं और दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। जी हाँ जनाब, बिल्कुल महफूज रह सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इससे महफूज रख सकते हैं, अपने प्यारों को भी महफूज रख सकते हैं। और एक मैसेज मेरी तरफ से भी कि अगर आपको सिम्टम्स फील हो जरा सा भी, तो खुद को सबसे अलग कर लें, क्वारंटीन कर लें, अपना नहीं तो अपनों का ख्याल जरूर रखें दोस्तों। और अमर, क्रिकेट की बात करते हैं। आबिद अली, इमरान भट्ट, पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर, कैसे देखा आपने उनको? आबिद ने तो खैर अपनी डबल सेंचुरी भी स्कोर की। मैंने कुछ इस हवाले से पॉइंट जरूर रेस किए थे कि स्ट्राइक रेट काफी कम नजर आ रहा था, कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे, 200 करने के बाद भी सर्वाइवल मूड में थे। आबिद और इमरान, ये कॉम्बिनेशन आप कैसे देखते हैं? देखिए शाहजेब, बात यह है कि मेरे लिए इस जिम्बाब्वे की सीरीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने बड़ी ब्लंट सी बात करूंगा, सीधी सी बात करूंगा। उसकी वजह यह है कि एक ताबिश खान आज खेल रहे थे, देखने को मजा आया क्योंकि काफी मेहनत के बाद वो पाकिस्तान की कैप उनको मिली है। लेकिन जो हमने ख्वाहिश की भी थी कि यार एक जिम्बाब्वे की टीम, वो भी ऐसी कमजोर टीम जिनके काफी सारे मेन प्लेयर, शॉन, आप देखें शॉन अर्विन इनके पास नहीं है, क्रेग अर्विन इनके पास नहीं है, और बहुत सारे नाम जो आपको पता है, इनकी जो रेगुलर रॉन मेंबर विलियम्स होते हैं। उनके कप्तान। जी, सिकंदर रजा बीमारी का शिकार है, वो नहीं है। तो बड़े प्लेयर इनके मेन नहीं है। तो ऐसी हल्की जिम्बाब्वे की साइड के खिलाफ भी जो जो सिलेक्ट करता नौजवान थे, आपने उनको मौका नहीं दिया। मेरे लिए बाइस से अफसोस है। हालांकि चलें, टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर जिसके लिए मैं भी बात कर रहा हूँ, सारे भी बात करेंगे, सऊद शकील। मेरे ख्याल में आपको इतना एतमाद अपने खिलाड़ियों पर होना चाहिए कि आप पहले टेस्ट में अजहर अली को रेस्ट करा के सऊद शकील को नंबर 1 पे खिला देते। दूसरे टेस्ट मैच में आप किसी भी खिलाड़ी को, चाहे वो फवाद आलम है या बीच में मिडिल ऑर्डर में किसी एक प्लेयर को कहते हैं कि भाई आप टीम के परमानेंट मेंबर हैं, हम आपको रेस्ट करा रहे हैं एक मैच के लिए सिर्फ, और हम सऊद को मौका देना चाह रहे हैं कि दोनों टेस्ट मैचेस खिलाने चाहिए थे। ताकि होता ये कि आप इन दोनों टेस्ट मैचेस में उनको मौका दे देते, और जब कभी मौका आता कि आपकी किसी प्लेयर की फॉर्म ना होती तो पीछे से सऊद शकील तैयार खड़े होते और आपने उनको बैनुल अक़वामी क्रिकेट में भी आजमा लिया होता। डोमेस्टिक में तो वो अपने आप को प्रूव कर ही चुके हैं। तो फिर इसके बाद जाहिद महमूद की बात करूंगा। देखें, इस सीजन में उन्होंने ना सिर्फ पिछले कुछ सीजन से वो टी20 में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे डोमेस्टिक की सतह पर, बल्कि इस सीजन में उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। आपने देखा कि कितने बड़े बड़े लेग स्पिन करके जाहिद महमूद ने लेफ्ट हैंडर्स को स्पेशली आउट किया। जो हम अक्सर शेन वॉन्स की डिलीवरी देखा करते थे कि वो बिल्कुल ही आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल पड़ा है और वो इतना टर्न होकर मिडिल स्टंप उड़ा दिया या लेग स्टंप उड़ा दिया। ऐसे हमने मल्टीपल डिसमिसल जाहिद महमूद को देख के बहुत निखार नजर आया उनकी बॉलिंग में। ये कोई आज के बॉलर तो नहीं, आपको पता है 2010-11 से ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल जी रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल। सालों का तजुर्बा रखते हैं जाहिद महमूद। तो आपने पहले मैच में साजिद को खिला लिया था, तो उसमें तो आप दूसरे में जाहिद को खिला देते। क्योंकि देखें, एक बात आपको और मुझे माननी पड़ेगी कि यासिर शाह का करियर अब डिक्लाइन के ऊपर है।
गुज़िश्ता 2 सालों में यासिर शाह की परफॉर्मेंस जहां पे थोड़ी बहुत उनको सूटेबल कंडीशंस मिली है, वहां तो फिर भी कुछ गुजारा कर गए हैं। उसके अलावा उनमें वो बात नहीं रही जो पहले सालों में उनमें बात थी। तो आपको उनका बैकअप तैयार करना है। और जाहिद महमूद मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बेस्ट लेग स्पिनर हैं, जो कि उनके मुतबादिल हो सकते हैं। तो आप उनको कब चेक करेंगे? आप खेलते हैं, देखते हैं कि अच्छा भाई। जी जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा कि अब अगली सीरीज हमारी वेस्ट इंडीज की है, जिसका कप्तान बाबर आजम ने भी बड़ा जिक्र किया। वेस्ट इंडीज में तो यासिर शाह की परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो अब जाहिद महमूद का क्या होगा? अब क्या जाहिद महमूद को दोबारा से हमारे चीफ सिलेक्टर जो है वो T20 स्क्वाड का हिस्सा बना देंगे और कहेंगे कि क्योंकि टेस्ट में हमने उनको शादाब की जगह, टेस्ट में हमने उनको यासिर की जगह रखा था, यासिर नहीं है, तो अब जाहिद जो है वो यासिर की प्रेजेंस में टेस्ट स्क्वाड में डिजर्व नहीं करते? तो फिर क्या मतलब, ये तो रोल जस्टिफाई नहीं होता, डिफाइन ही नहीं होता। T20 का आपका बॉलर, आपने उसको टेस्ट में रखा, टेस्ट नहीं खिला रहे आप, दोबारा आप उसको T20 में ले आएंगे। हालांकि मेरी नजर में तो तीनों फॉर्मेट्स में उनकी जगह बनती है। जी बिल्कुल, एक बड़ा अच्छा मस्बत सा एक कंपटीशन भी है व्हाइट बॉल क्रिकेट में जाहिद और उस्मान के दरमियान, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में तो जाहिद जो इस वक्त जिस फॉर्म में चल रहा है, हर बॉलर के कुछ पीक के साल होते हैं। तो मेरी जाती राय के मुताबिक जाहिद के ये पीक के साल चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनका फायदा उठाना चाहिए। यासिर शाह की पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात है, लेकिन रिसेंट पास्ट में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनमें वो बात अब नहीं लग रही जो पहले हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल में आपको बेस्ट 11 के साथ या बेस्ट रिसोर्सेज के साथ जाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ होता यही है कि अजीबोगरीब से फैसले होते हैं। T20 से उठा के टेस्ट में डाल दिया, वहां नहीं खिलाया गया तो आगे बगैर किसी वजह के उनको इस फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया जाएगा और यासिर शाह आ जाएंगे। ऐसे ना आप यासिर शाह को सेटल कर सकेंगे, ना ऐसे आप जाहिद महमूद को सेटल कर सकेंगे, और इसमें गेन कोई नहीं होगा। तो इसमें फायदा किसी का भी नहीं है, ना पाकिस्तान का ना प्लेयर का। सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस फॉर्मेट से उस फॉर्मेट में प्लेयर्स को ले जाया जाएगा। लेकिन सऊद शकील एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी आपने भी अभी बात की, वो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर हैं, क्योंकि आपने उनको जब ए टीम का अगेंस्ट मौका दिया उन्होंने वहां पर रन किए, आपने इमर्जिंग एशिया कप में उनको कप्तान बनाकर भेजा, उन्होंने भारत को शिकस्त दी, फाइनल पाकिस्तान को जितवा दिया बांग्लादेश को शिकस्त देके, हर जगह पर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ एक सीजन में थे, ज्यादा मैचेस नहीं मिले, लेकिन जितनी उन्होंने T20 क्रिकेट खेली है उस फॉर्मेट में भी उन्होंने परफॉर्म किया। आप उनको वनडे में एज अ मेन बैट्समैन लेके जा रहे थे। आप देखें, अगर सऊद शकील अनफिट ना होते वनडे सीरीज से पहले तो वो आपकी वनडे क्रिकेट का हिस्सा थे। और आपके आसिफ अली, आपके दानिश अजीज नहीं खेलते, आपके नंबर 5 पे सऊद शकील ने खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में, फिर T20 सीरीज में। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि जब आपने एक फॉर्मेट में उस बैट्समैन पे इतना एतमाद का इजहार कर लिया था कि ओरिजिनल स्क्वाड में आपने हारिस सोहेल की जगह पे उनको रख दिया था, तो आप टेस्ट खिलाने से क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं आप? और अमर, मैं एक बात यहां पर करूंगा, आपने जैसे कहा था अजहर अली की जगह पर पाकिस्तान पूरे बैट्समैन भी तो नहीं खिला रहा। आज आप देखें, हसन अली नंबर 7 पर थे, हसन अली भी डक बनाकर आउट हो गया। नोमान अली अगर आके नीचे से रन ना करते किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट, आप ये कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? हाँ, शाज़िब, आपके 2 सवाल हैं, इसमें मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, सऊद शकील तो एक प्रोसेस के तहत पाकिस्तानी टीम में आए हैं, जो बिल्कुल ही सही प्रोसेस है। वो कोई एक आधे सीजन या 1 सेंचुरी या 2 सेंचुरी की बुनियाद पर नहीं आए, बल्कि वो 4-5 साल से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो तब भी परफॉर्म कर रहे थे जब ड्यूक्स का या ग्रेस का बॉल होता था, जो कि मुश्किल था, जिसके खिलाफ रन्स करना, या ग्रीन टॉप विकेटें होती थी। और फिर जब कोकाबूरा आया, उसमें भी उसने रन्स किए, तो एक मुस्तकिल मिजाजी सऊद शकील में नजर आई है, आप इनके अक्रॉस द सीजन देखें। दूसरी बात यह है कि सऊद शकील, एक आपको पता है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट का म्यार ओवरऑल इतना अच्छा नहीं होता, तो मेरे ख्याल में आंखें बंद करके सिर्फ स्टैट्स के बजाय थोड़ा सा आपको प्लेयर को परखना पड़ता है, या कम से कम उसको 8 ओवर में चांस दें, क्योंकि सऊद ने तो सारे मराइल पार किए, उन्होंने 8 ओवर पे भी परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है, तो उनको तो ना खिलाना सीधी सीधी ज्यादती है। मेरा ख्याल है कि आपको जो आपके जो बाकी परफॉर्मर्स हैं, जैसे आप अब हम बात करते हैं कि आगा सलमान हैं या कामरान गुलाम हैं, इनको आपको तैयार करना चाहिए 8 ओवर्स के लिए, यानी इनको बैकअप के लिए तैयार करना चाहिए। 8 ओवर्स में इनको आजमाएं, देखें किस मतलब स्टेज पे हैं, कितने अच्छे हैं, अगर नहीं परफॉर्म करते तो क्या कमी कोताही है। दूसरा जो आपने बात की, अपना जो दूसरी आपने बात, सो काइंडली अपने सवाल को रिपीट कर देंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी मैं बात इस तरीके से कर रहा था कि अगर आप पाकिस्तान की टीम को देखें, पाकिस्तान की टीम अगर यहाँ पर इन प्लेयर्स को चांस नहीं देगी, तो फिर क्या बड़ी टीमों का अगेंस्ट चांस देगी? इसके साथ जी जी साथ जी। मैं आपसे ये कह रहा था कि सऊद शकील पे आपने इतना एतमाद का इजहार तो किया था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने हारिस सोहेल की जगह पे उनको टीम में सिलेक्ट कर लिया था। हाँ जी, सऊद शकील का तो खैर एक अनफॉर्चुनेट हुआ, वो नहीं जा सके और आपने एतमाद किया। मेरे ख्याल में वो टेस्ट में भी करना चाहिए था। हमें चीफ सिलेक्टर तो सिलेक्ट कर सकता है, खिलाना तो फिर मैनेजमेंट, इसमें या तो कप्तान है और दूसरे आपके हेड कोच हैं, उनका अच्छा, काम मैंने था। एक जो सवाल किया था आगे अमर, जो हम मिस कर गए थे, वो मैंने ये किया था कि आप
टेस्ट मैच में भी तो कंप्लीट बैटिंग के साथ नहीं जा रहे। आज अगर आप देखें ओरिजिनल बैटिंग लाइनअप में नंबर 7 पर आपके हसन अली थे, जो कि डक बनाकर आउट हुए। आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे अगर फहीम अशरफ 19-20 हो जाते हैं कहीं पे? देखें, बात यह है कि एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने फहीम अशरफ को रेस्ट कराया टेस्ट मैच में, इसका मकसद ये कि आप उनके बगैर जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप आपको तो जिम्बाब्वे की ये ऐसी टीम है कि आपको तो उसमें टेंशन ही, आपके लिए तो 4 बॉलर मोर देन इनफ है। इस जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ जो ये टीम है, इसके लिए तो 4 बॉलर मोर देन इनफ है, जहां पे अगर आपको थोड़ा सा किसी बॉलर को रेस्ट भी कराना है तो आपके पास, अगर सऊद शकील को तो बड़ी आसानी के साथ आप खिला सकते थे। इसमें आप फहीम अशरफ की जगह सऊद शकील को खिलाते, उनको आप उनके 1 डाउन नंबर पे बारी कराते, अगर कोई जल्दी आउट भी हो जाते तो पीछे आपके पास बाकी एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद होते रेस्क्यू करने के लिए। और दूसरी बात यह, आपको पता है सऊद शकील, फवाद आलम ये सारे पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते, तो बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए आपके पास ऑप्शन भी मौजूद होता। आपने 5वां बॉलर के तौर पर शामिल किया है अपने ताबिश खान को। आपको इतना भी एतमाद नहीं है इस फास्ट बॉलर पे, आपको यही डर था कि पता नहीं ताबिश से अगर ना हुआ तो क्या हो जाएगा, पता नहीं इनके बैट्समैन को 500 रन कर देंगे। तो इतने डर के क्रिकेट नहीं खेली जाती है। देखिए, हमने ग्रेट इमरान खान से यही सीखा है कि आप जब हार का खौफ होता है ना, फिर आप जीत नहीं सकते। आप हमेशा इस अज़म के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरे कि हम जीतेंगे, और आपको अपने टैलेंट पे इतना भरोसा करना चाहिए। यार इतना तो भरोसा रखो कि यार आपके ये लड़के जिम्बाब्वे से बहुत अच्छे हैं, तो उनके खिलाफ तो कम से कम परफॉर्म करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत हुआ है, ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है, और इससे कोई फायदा नहीं होगा हमें पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को। लेकिन आबिद अली और इमरान बट के हवाले से जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था वो रह गया था, उनकी अप्रोच के हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान बट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान में 4 इनिंग्स आपको मिली, बैटिंग पैराडाइज, विकेटें बुझे बुझे नजर आए। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 1 इनिंग्स में रन जरूर किए, लेकिन वो भी 236 बॉलें ले गए थे अपने 91 रन के लिए। तो क्या समझते हैं उनका फ्यूचर, आप क्या देखते हैं? और आबिद अली जिस तरीके से खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इनके अगेंस्ट उनके जो फेलियर्स हैं वो अभी साफ नहीं हुए इस इनिंग्स से। लेकिन सबसे पहले इमरान बट पे बात करते हैं। इमरान बट एक पॉपुलर चॉइस नहीं थे, या कोई ऐसी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं थे जो कि टीम में आए। वो किसी के आए पे आए होंगे, किसी की सिफारिश पर आए होंगे, जो भी जिस वजह से भी आए, मैं अल्लाह बेहतर जानता हूँ किस तरह से हैं। आप इमरान बट जो है, उन्होंने एक ही सीजन में, मैं इनको 2014-15 से फॉलो कर रहा हूँ, ये SNGPL के लिए जब से इन्होंने खेलना शुरू किया, ओपनिंग करना शुरू की। नईमुद्दीन के साथ ये शुरू में ओपनिंग करते थे, नईमुद्दीन फिर सिलेक्ट नहीं हुए। तो इमरान बट का एक ही सीजन बहुत आउटस्टैंडिंग गया है, वो 2019 वाला। वो एक ऐसा सीजन था कि जिसमें इब्तिदा की जो मैचेस वो इतने बैटिंग पैराडाइज विकेटें थी, इतनी बैटिंग पैराडाइज विकेटें थी कि मुझे इत्तेफाक हुआ कजाफी स्टेडियम में मैच देखने का, तो मोहम्मद इरफान जैसे लंबे फास्ट बॉलर का बॉल भी घुटनों तक आ रहा था शॉर्ट बॉल कराएं तो। इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग कंडीशन। तो फिर कोकाबुरा का बॉल आ गया था, जिसको जो बैट्समैन के लिए आसान होता है बिल मुकाबिल, अगर आप ग्रेस या ड्यूक्स की बात करते हैं, उसमें रन्स कर देना, मेरे ख्याल में वो उसमें काफी प्लेयर्स, नए प्लेयर्स ने भी रन्स किए। वो इतना मतलब एक मेरा सवाल है अमर, आपने भी फॉलो किया, मैंने भी फॉलो किया, 2019 और 20 दोनों सीजन में इमरान बट मिडिल ऑर्डर में खेले हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, बिल्कुल कि ये 1 डाउन भी आए, वहां पे भी खेलते रहे, नंबर 4 पर खेल रहे थे। हाँ, अच्छा, ये जो इमरान बट है ना, तो इनकी अगर आप ड्यूक से एवरेज निकालेंगे ना, या ग्रेस से, तो वो बहुत ही नीचे आ जाएगी, 20s में आ जाएगी। इसका मकसद ये है कि जहां थोड़ी सी टफ कंडीशन होगी, स्ट्रगल करते हैं। तो स्टैट्स के हिसाब से भी आप थोड़ा डीपली जाएंगे तो ये डिजर्व उस तरह से नहीं करते थे। इनकी टेक्निक, बहरहाल मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं हूं, लेकिन बाजार इस खेल के स्टूडेंट होते हुए बाजार हमें नजर आता है, मेरी जाती राय के मुताबिक इतने सॉलिड नहीं है, थोड़ा इतने कॉम्पैक्ट प्लेयर नहीं लगते हैं। तो ये भी कोई ऐसे रन्स के अंबार लगा के आने वाले प्लेयर नहीं है। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इनके बैक पे इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है, और वही लगा, बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगे हैं, और बड़े लिमिटेड से प्लेयर लगे हैं, शॉट्स भी बड़ी लिमिटेड है इनके पास। और अगर हम आबिद अली की बात करते हैं, तो मुझे ये लगा है कि आबिद अली जब से थोड़ा सा इनका फेलियर होना शुरू हुआ है, तो इनके अंदर एक डर आ गया, ये बहुत डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। शाहजेब, अगर आप इनकी रावलपिंडी वाली इनिंग्स देखें, जहां पे इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था और 100 किया था, वो आबिद अली बड़े खुल के खेलने वाला प्लेयर था, शॉट्स भी पूरी मार रहा था, बड़े एतमाद के साथ खेल रहा था। लेकिन जो ये आबिद अली है, भले इन्होंने 200 रन कर दिए, लेकिन मुझे थोड़े डरे डरे, बुझे बुझे, बहुत ही मोहतात लग रहे हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर नहीं लग रहे हैं। अब आया कि टीम मैनेजमेंट ने उनको कहा कि आपने ज्यादा खेलना है, या खुद इनको अपने ऊपर एतमाद नहीं है कि मैं कहीं आउट ना हो जाऊं, इतने ज्यादा फेलियर चूंकि इनके हो गए हैं। तो बेहतर रीजन तो आबिद अली को खुद पता होगी, लेकिन ये वो बात नजर नहीं आ रही उनकी जिस तरह उन्होंने आगाज किया था जब इंटरनेशनल क्रिकेट का, तब हमें नजर आई थी।
अच्छा, आबिद अली की तो हमने बात की, और वाकई में जिस तरीके से कराची में भी उन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका इनिंग्स खेली थी, हम लोग देख रहे थे कराची में टेस्ट क्रिकेट का रिटर्न था इतने सालों के बाद, और आबिद जिस तरीके से खेलने से लगी रहा था कि ये रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाते जाएंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब क्यों है डर का शिकार? अब तो उन्होंने रन भी बना लिए, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस उनकी बैटिंग में हमें नजर आएगा। ताबिश खान के हवाले से आप क्या कहते हैं? 36 साल की एज में उन्होंने डेब्यू किया, काफी मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है, ताबिश के अपने लिए अच्छा होगा, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें लोगों की ना, मैं एक चीज दुरुस्त करना चाहता हूं लोगों की। देखिए, क्रिकेट जो होती है ना, वो तरस खा के नहीं खिलाई जाती। क्रिकेट खिलाई जाती है कि आपकी किसी प्लेइंग 11 में जगह बन रही है, आपकी किसी प्लेइंग 11 में आप डिजर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि वो जो 500, 600, 700 आउट करते हैं, लेकिन वो उस एरा में इत्तेफाक से खेल रहे होते हैं जहां पे आपकी प्लेस नहीं बन रही होती। ठीक है, ताबिश खान प्लेइंग 11 में इसलिए आए हैं कि वो डिजर्व करते हैं, वो इतने अच्छे क्वालिटी के बॉलर हैं कि वो प्लेइंग 11 और स्क्वाड में डिजर्व करते हैं। ये बिल्कुल राइट रीजन होगी ताबिश खान को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन सिर्फ ये कि उन्होंने 600 आउट कर लिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई वजह नहीं है। देखिए ना, बहुत सारे दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, आप अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे ना, तो बहुत सारे प्लेयर नहीं खेल पाते हैं। तो एक तो बात ये कि सिर्फ तर्स खा पे क्रिकेट नहीं खेली। क्रिकेट अकल, दिमाग और सोच और प्लानिंग के तहत खेली जाती है कि हमें अगर ताबिश खान की जरूरत है और वो क्वालिटी है, तो उनको जरूर प्लेइंग 11 में होना चाहिए और फ्यूचर में भी होना चाहिए। अब बात यह है कि शाहजेब, एक अनफॉर्चुनेट ये है कि हम एक फास्ट बॉलर को तब लेके आते हैं जब उसका ज्यादातर जूस निकल चुका होता है। ये बिल्कुल बड़ा ऐसी अलमिया है। है पाकिस्तान, ये ठीक है, बड़ा अलमिया आपका। आप ये सोचे ना कि ताबिश खान, अगर यही कुछ 27-28 साल के ताबिश खान होते, तो जो एनर्जी, जो पोटेंशियल, जो उनकी टांगों में जान उस वक्त होती। अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद वक्त के साथ ढलता है ना। तो ये हमारे सिस्टम का एक फ्लॉ है। आपने फवाद आलम के 10 साल जाया कर दिए, आपने ताबिश खान के इतना अरसा जाया कर दिया, और इसे जाया करने में एक और वजह भी है ना, आप 8 ओवर्स ही नहीं कराते हैं। आपका बॉलर आउट कर रहा है, जो बेस्ट आउट कर रहा है, आप 8 ओवर कराएं। आप आपको ये भी क्लैरिटी हो जाए कि अच्छा यार 8 ओवर्स पे परफॉर्म किया, तो आपका जो बैकअप टैलेंट है वो तैयार खड़ा होगा। तो ताबिश खान अभी खेले हैं, अभी ये थोड़ा सा जिम्बाब्वे का स्लो विकेट है, बॉल उनका उस तरह से पहुंच नहीं रहा था, तो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। इतने जल्दी एक प्लेयर इतने सालों के बाद आया, तो उसको थोड़ा मौका दें, उसको थोड़ा चांस दें। एक स्पेल के ऊपर आप अपनी ओपिनियन मत बनाएं। ताबिश खान 598 आउट किए, कुछ तो क्वालिटी है ना, 598 आउट करके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतने जल्दी ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, एक मुकम्मल मौका मिलना चाहिए, और उसके बाद फिर फैसला करना चाहिए कि ताबिश खान कहां स्टैंड करते हैं एज अ फास्ट बॉलर। जी हाँ, बिल्कुल। ताबिश खान की जिस तरीके से हमने बात की, हसन अली का क्या कहेंगे? हसन अली ने जिस तरीके से कमबैक किया है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में परफॉर्मेंस, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। कुछ अर्सा पहले तक तो शायद ये लग रहा था कि हसन अली शायद हमें क्रिकेट के मैदानों में वापस भी नजर ना आए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना कमबैक किया है, उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हसन अली मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट टेस्ट के फास्ट बॉलर हैं। सबसे अच्छी लेंथ पे वो बॉल करते हैं, और बाकी फास्ट बॉलर को उनसे सीखने की जरूरत है। एक तो एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही एनर्जी के साथ, हर वक्त एनर्जी उनकी अप रहती है। वो कहते हैं ना कि शिकस्त ना खाने वाला एटीट्यूड है उनका। जो लेंथ है ना, अच्छा मैं आपको बताऊं कि जो शाहीन अफरीदी हैं, चूंकि उन्होंने भी, आपको बताया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही यंग थे अभी, तो T20 पाकिस्तानी टीम में आ गए, फिर वनडे क्रिकेट के लिए फिर आप उनको टेस्ट क्रिकेट में ले आए। शाहीन अफरीदी की लेंथ का इशू है, और उनको हसन अली सीखना चाहिए। मैं हसन अली के साथ एग्जांपल दूंगा। देखें, हसन अली की अगर आप बॉलिंग देखेंगे तो नए बॉल के साथ वो आगे खिलाते हैं, और स्टंप्स के 3 जो स्टंप्स होते हैं ना, उनके पास बॉल करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आप जब 3 स्टंप्स के पास और आगे बॉल करते हैं, तो आपके पास कॉर्ड बिहाइंड, आउटसाइड एज, इनसाइड एज, लेग बिफोर, बोर्ड, बहुत सारे डिसमिसल के चांस आ जाते हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी का मसला यह है कि वो उनकी लेंथ अभी भी काफी पीछे होती है, और थोड़ी ड्रैग्ड होती है, और ज्यादातर बॉल उनकी आउटसाइड ऑफ स्टंप हो जाए, वो बाहर बॉल करते हैं, बैट्समैन को खिलाते कम है, उनके करीब कम बॉल करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि इसी वजह से शाहीन अफरीदी उस तरह से आउट नहीं कर पाते जिस तरह करने की अच्छा, जरूरत है। अमर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे जरूर, कि आपने भी पाकिस्तान टीम में कल्चर को देखा है, हमने भी देखा है, क्या ऐसे तो नहीं होता कि कोई बॉलर अगर हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो हम उसको इतना चढ़ा देते हैं कि वो बाकी बॉलर से सीखना अपनी तौहीन समझता है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पास्ट में हमें ऐसी एग्जांपल्स मिली है, बहुत सारे बॉलर जो कि टैलेंटेड थे, बहुत सारी वजूहत की वजह से वो बाहर भी रहे, फिर उनको क्रिकेट में वापस भी लाया गया, स्टिल वो नाराज होकर चले गए। तो क्या समझते हैं कि ये फैक्टर है कहीं ना कहीं? देखिए, ये भी होता है, और मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा फैक्टर नहीं है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि देखिए, लर्निंग तो किसी भी फेज पे आपकी नहीं रुकती। आप हर रोज कुछ ना कुछ आप नया सीखते हैं, कुछ नई चीज लर्न करते हैं। हम भी इस प्रोफेशन में काफी सालों से हैं, लेकिन हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का हमें मिलता है, जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी के लिए बेस्ट ये होगा कि कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी मेहरबानी करे,
अपने प्लेयर्स को मेक श्योर करे कि ये डोमेस्टिक सीजन खेलें, और शाहीन अफरीदी को जितने भी मैचेस में वो जब उनकी नेशनल ड्यूटी ना हो तो वो कायद आज़म ट्रॉफी का पूरा सीजन लगाएं, ताकि, और उनके ऊपर मुझे नहीं समझ आती, इतने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तानी टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ, कोई उनको ये तो बड़ी बेसिक्स बात है, कोई रॉकेट साइंस तो हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं और आप अगर ये बात समझ सकते हैं, कर सकते हैं, वो तो लेजेंड्स हैं, वो तो वहां पर इतने बड़े नाम मौजूद हैं कि आप उनको ये तो बताएं कि नए बॉल के साथ अपने बॉल कहां पर करना है। तो मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी में बहुत पोटेंशियल है, सारी सलाहियत है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी उनको अपनी लाइन और लेंथ को जो है बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, बस आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम मैंने आपसे मांगा था, 20 मिनट हो चुके हैं अमर, कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के इस टूर से क्या खोया, क्या पाया? आसिफ अली और हैदर अली को जरूर याद रखिएगा। देखिए शाहजेब, इसमें ऐसा है कि साउथ अफ्रीका के टूर से तो हमने काफी अच्छा गेन किया, कुछ काफी चीजें गेन की हमने। उसमें यह है कि हमें विकेटें सूट भी करती हैं, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वहां पे ट्रू विकेटें हैं, उसमें हमारे प्लेयर्स को सूट करते हैं, क्योंकि बल्ले पे अच्छे से गेंद आता है। बाबर आजम को भी ऐसे विकेटें सूट करती हैं, रिजवान को भी सूट करती हैं, और फिर हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी बॉल निकल रहा था, जैसे तेज बॉलर है हमारे पास, हसनैन हो गए, फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, हारिस रऊफ हो गए। उस टूर में सऊद शकील होते तो सोने में सुहागा हो जाता है, और मजा आता है एक अच्छे प्लेयर को देखने में, क्योंकि अच्छी विकेटें होती हैं तो अच्छा मजा आता है, अच्छा प्लेयर अच्छी विकेटों पे और ही अच्छा खेलता है। जैसे आपको मैंने बाबर आजम और रिजवान की मिसाल दी, उसमें तो कुछ ना कुछ हमने गेन किया, कुछ हमने चेज भी किए, कुछ अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। लेकिन जिम्बाब्वे के टूर में मुझे तो अब तक कोई ऐसे गेन नहीं देखने को मिला। देखिए, जिम्बाब्वे से कमजोर टीम के खिलाफ आप रन भी कर लेंगे तो उससे चीजें बदल नहीं जाएंगी। जब आप अच्छी साइड आएगी तो फिर आप स्ट्रगल ही करेंगे। मेरे लिए तो अच्छा ये, या पाकिस्तान के लिए गेन तो ये होता कि आप कोई अपने प्रॉपर चलें, जिनका सबसे ज्यादा हक बनता है, जाहिद की मैंने बात की या सऊद शकील की बात की, इस तरह के नामों को आप अगर मौका देते तो एक पाकिस्तान के लिए गेन होता। वरना इस तरह रन की अंबार लगाते जाए, 500 क्या 1000 रन कर दें, लेकिन इससे आपके क्रिकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इससे हमारी क्रिकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस डिस्कशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच अमर के, आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया, क्योंकि रमजान का महीना है, ईद आने वाली है, आपकी अपनी भी कमिटमेंट्स होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, रेडियो शोज अलग होते हैं, टेलीविजन पे शोज अलग होते हैं, सोशल मीडिया पे आपका अलग से काम है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें टाइम दिया दोस्तों। और अमर, जाते जाते बस आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तमाम लोगों के लिए, तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। जी, मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के लोग हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया है, तो मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि स्पोर्ट्स का मतलब होता है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना, अपने अंदर अमन, बर्दाश्त और तहम्मुल लेकर आना। मैं अमूमन देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग जब एक दूसरे की राय से इख्तलाफ करते हैं तो एक बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप कि किसी राय से आप इत्तेफाक नहीं करे, कोई आपकी राय से इत्तेफाक नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, आप या खामोशी इख्तियार कर लें, उनसे कह देंगे भाई मेरा नुक्ता निगाह मुख्तलिफ है, और अच्छे से जो है वो उस आर्गुमेंट को खत्म कर दें। लेकिन थोड़ा सा हमें इस मामले में काफी बर्दाश्त की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल इस मामले में हमें बर्दाश्त की जरूरत है, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं हो सकता और हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी पॉइंट के साथ शाहजेब अली को, अहमद नजीब के साथ दीजिएगा इजाजत। फी अमानिल्लाह दोस्तों।